नेक्स्ट आ रहा है शीत युद्ध का जो कारण थे, अभी अपन ने पढ़े थे। शीत युद्ध जब हुआ तो मैंने आपको बताया था कि विश्व के अंतर्गत विचारों से भी अधिक, तोपों से भी अधिक उच्च स्वर में विचारों का गर्जन था। इस शीत युद्ध के कारण जो शीत युद्ध हुआ उसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव, शीत युद्ध का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव करते हैं तो नंबर 1, विश्व का दो गुटों में विभाजन। नंबर 1, संपूर्ण विश्व है वो दो गुटों के अंतर्गत विभाजित हो गया। और ये गुट कौन से थे? साम्यवाद और पूंजीवाद, अमेरिका और सोवियत संघ। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विश्व का दो गुटों के अंतर्गत विभाजन होना, इसका जो प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध का जब प्रचार प्रसार हुआ तो हम लोग देखते हैं कि इसका यह प्रभाव पड़ा। नंबर 2 था भय एवं संदेह का वातावरण। भय और संदेह का वातावरण, क्योंकि जब शीत युद्ध हुआ तो महाशक्तियों के बीच में आपस के अंतर्गत जो है एक भय का वातावरण बना, एक आतंक का वातावरण बना। और भय और संदेह के कारण हम लोग देखते हैं कि विश्व के अंतर्गत जो है मूल रूप से एक किसी के प्रति विश्वास नहीं होना, पूर्ण संपूर्ण विश्व और स्पेशली पश्चिमी जगत है वो एक शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा। नंबर 3 था आणविक युद्ध का भय। आणविक युद्ध से तात्पर्य यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व इटली, आपके जर्मनी और जापान जो धुरी राष्ट्र थे, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई थी, तो विश्व के अंतर्गत एक ऐसा आतंक बना कि अगर इस बार युद्ध हुआ, शीत युद्ध अगर विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाता है तो उससे आणविक युद्ध होने का पूरा डर लगेगा। नेक्स्ट आता नंबर 4, सैनिक गठबंधन। सैनिक गठबंधन, सैनिक गठबंधन से तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध काल के अंतर्गत वार्सा पैक्ट 1955 में बना, नाटो 1949 के अंतर्गत बना, बगदाद पैक्ट है, सीटो है, सेंटो है, अनेक ऐसी सैनिक संधियों का निर्माण हुआ जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि सैनिक गठबंधनों का भी जो मूल रूप से इसका विकास हुआ। नेक्स्ट आता है नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु बनाना। जिस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना शांति के लिए की गई थी, मैं आपको बताता हूं कि छोटी सी चिनगारी भी तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकती थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के काल के बाद तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की मुट्ठी में बंद हो गया था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और आपका रूस, ये 5 महाशक्तियों के केंद्र बन गए और वीटो का बार बार प्रयोग हो रहा था। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है पंगु बना दिया गया था। नेक्स्ट आता है निशस्त्रीकरण की मार्ग में बाधा। डिसआर्ममेंट, निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा। जो निशस्त्रीकरण के लिए कार्य किया जा रहा था, मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध काल के अंतर्गत शस्त्रों की होड़ लग गई थी और शस्त्रों की होड़ और प्रतिस्पर्धा के पश्चात हम लोग देखते हैं कि निशस्त्रीकरण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। नेक्स्ट आता है सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया था
और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल जिससे युद्ध रोकने के लिए और सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग के लिए सबसे ज्यादा शांति के लिए उम्मीद की जाती थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद पैरालाइज हो गई, लकवा लग गया और वो लैक डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि जो महाशक्ति थी वो अमेरिका उभर कर सामने आई और अमेरिका के रहते हुए सुरक्षा परिषद मूल रूप से अधिक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के अंतर्गत असफल हो रही थी। नेक्स्ट आता है तृतीय विश्व युद्ध का खतरा बढ़ना। नंबर 8, तृतीय विश्व युद्ध का खतरा बढ़ना। तृतीय विश्व युद्ध का खतरा बढ़ना, जो तीसरा विश्व युद्ध है, ऐसा कहा जाता है कि सोवियत सेनाएं मूल रूप से लैटिन अमेरिका तक बढ़ गई थी और ऐसा कहा जाता है कि फिदेल कास्ट्रो तक जो सेनाएं बढ़ी और अमेरिकी छोटी सी चिंगारी भी वहां पर तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती थी, क्योंकि जब सोवियत सेनाएं लैटिन अमेरिका तक बढ़ गई थी तो छोटा सा कुछ भी वहां पर अगर जो है धैर्य का परिचय नहीं देते तो तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाता। तो विश्व जो है शीत युद्ध काल के अंतर्गत कागज, गोलों और अखबारों से भरा पड़ा था और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम शांति की कामना नहीं कर सकते थे और दोनों राष्ट्रों ने अपनी तलवारें निकाल रखी थी। तो ऐसी स्थिति में तीसरा विश्व युद्ध जो है होने के संकेत मिल रहे थे। और लास्ट जो पॉइंट आता है मानव कल्याण की उपेक्षा। मानव कल्याण की उपेक्षा। तीसरे विश्व युद्ध के कारण जो मानवीय कल्याण है उसकी दिन प्रतिदिन उपेक्षा की जा रही थी और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो वेलफेयर, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जो बात करनी चाहिए थी वो महाशक्तियों ने अपना ध्यान खो दिया और विश्व जो है अपनी शक्ति कायम करने में लगा हुआ था। तो हम लोग देखते हैं विश्व के अंतर्गत जो शीत युद्ध का वातावरण था वो बहुत अधिक भयावह स्थिति के अंतर्गत था और इस भयावह स्थिति के कारण हम लोग देखते हैं कि विश्व राजनीति के अंतर्गत जो शीत युद्ध है मूल रूप से छोटी सी भी चिंगारी भी तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकती थी। तो ऐसी स्थिति में जो शीत युद्ध काल था वो बहुत ही भयावह स्थिति का काल था। नेक्स्ट आता है देतांत। देतांत, देतांत क्या है? देखिए देतांत से क्या तात्पर्य है और देतांत 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 क्या है? शीत युद्ध के अंतर्गत शिथिलता। देतांत का तात्पर्य क्या है? शीत युद्ध में शिथिलता। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त होता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और उसके पश्चात शीत युद्ध प्रारंभ होता है। लेकिन शीत युद्ध काल के अंतर्गत अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलजुल कर बातचीत करना चाहते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी और सोवियत प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने मिलकर के दोनों ने कहा कि अगर हम युद्ध करते रहे शीत युद्ध तो विश्व के अंतर्गत एक आतंक और अराजकता का वातावरण का जन्म होगा। ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन राष्ट्रों ने देतांत की राजनीति शुरू की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो 1962 के अंतर्गत क्यूबा संकट आया और 1960 के अंतर्गत U2 विमान कांड हुआ, उससे क्या हुआ? दोनों महाशक्तियों के अंतर्गत और अधिक जो है मूल रूप से कटुता आ गई थी। U2 विमान कांड के अंतर्गत जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने जो
अमेरिका की यात्रा की, वह पुणे वापस लौट आए। लेकिन उसके पश्चात भी देतांत की राजनीति शुरू हुई, और देतांत जो मूल रूप से फ्रेंच भाषा का वर्ड है, जिसका तात्पर्य है तनाव में शिथिलता, और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर जो है देतांत तनाव के अंतर्गत शिथिलता करने लगा। देतांत शीत युद्ध की समाप्ति नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है महाशक्तियों में अपना वर्चस्व अथवा सर्वोपरिता बनाए रखने में अभिरुचि थी, और देतांत का सीधा अर्थ महाशक्तियों में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो आंशिक रूप से मूल रूप से आपस के अंतर्गत जो है उनमें न्यूनाधिक मूल रूप से जो है आपस में जो है शिथिलतापूर्ण व्यवहार करना। देतांत मूल रूप से जो है इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकंड वार्ताएं हुई, जिसमें रोनाल्ड रीगन, अमेरिका का राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, इन सब को हम लोग देखते हैं। अमेरिका के विदेश सचिव हेनरी किसिंजर, इन सब को हम लोग पढ़ते हैं। तो देतांत की राजनीति प्रारंभ हुई, और देतांत का जो मूल उद्देश्य था वह यह था कि शीत युद्ध के अंतर्गत शिथिलता लाना। तो देतांत के जो निर्धारक तत्व है, नंबर 1 आता है महाशक्तियों में सहयोग की आवश्यकता। देतांत महाशक्तियों में सहयोग, देतांत काल के अंतर्गत महाशक्तियों के अंतर्गत सहयोग किया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अमेरिका का राष्ट्रपति और सोवियत संघ का राष्ट्रपति आपस के अंतर्गत मिलने लगे, और उन्होंने सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। चाहे कोरिया का युद्ध हो, चाहे क्यूबा कांड हो, चाहे बर्लिन की घेराबंदी हो, टकराव की जगह संवाद की वार्तालाप के अंतर्गत परिवर्तित हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं महाशक्तियों में सहयोग। नंबर 2, सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां। सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां। सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां देतांत की राजनीति के पीछे मूल कारण था कि सोवियत संघ लंबे समय तक अमेरिका से युद्ध करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसके संसाधन सीमित थे, प्लस जो है बोलेस्विक क्रांति से साम्यवादी व्यवस्था के ऊपर पकड़ थी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, पूंजीवादी व्यवस्था पर बल नहीं दिया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत देतांत का जो दूसरा कारण आ रहा है वो सोवियत संघ की आर्थिक ऐसी मजबूरियां थी, जिसके कारण सोवियत संघ में खाद्यान्न के जो पदार्थ है, खनिज है, भंडार है, उनका विद्योवन नहीं हो रहा था, और वे अपनी सारी ताकत अमेरिका के साम्राज्यवाद और उसके जो है विस्तार को रोकने में लगा हुआ था। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है अमेरिका सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति के कारण भी हम लोग कह सकते हैं कि मूल रूप से जो है देतांत की राजनीति प्रारंभ हुई। नंबर 3, अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता। अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता। हम लोग देखते हैं अमेरिकी उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अमेरिका के जो प्रोडक्शन हुए थे उसमें हम कह सकते हैं कि उनको कच्चा माल सोवियत संघ के अंतर्गत खदान थे, प्राकृतिक संसाधन थे, उनका विद्योवन करने के लिए दोनों राष्ट्रों के बीच में संवाद हो रहा था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दोनों के अंतर्गत संवाद प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट आता है
आणविक क्षेत्र में आणविक क्षेत्र में संतुलन। आणविक क्षेत्र में संतुलन से तात्पर्य यह है कि अमेरिका और सोवियत संघ ने चेक एंड बैलेंस, शक्ति संतुलन का सिद्धांत अपना लिया। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के अंतर्गत मूल रूप से जो है इस नीति का प्रतिपादन किया गया था और आणविक क्षेत्र में संतुलन स्थापित किया गया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी दोनों राष्ट्रों के मध्य संवाद होने लगा। नेक्स्ट आता है चीन सोवियत संघर्ष। नंबर 5, चीन सोवियत संघर्ष। चीन हमेशा सोवियत संघ को अपना बिग ब्रदर मानता था और चीनी विदेश नीति चीन अपनी विदेश नीति को रूसी चश्मे से देखता था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इस काल के अंतर्गत चीन और सोवियत संघ के बीच में भी संघर्ष होने लगा और ऐसी स्थिति में सोवियत संघ के द्वारा धीमा पड़ा गया और आपस में वार्तालाप करने लगे। नेक्स्ट आता है शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति। शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति। शांतिपूर्ण से अस्तित्व से तात्पर्य है कि दोनों राष्ट्रों ने मिलजुल करके शांतिपूर्ण से अस्तित्व नीति का प्रतिपादन किया और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में आपस में जो मनोमालिन्य थे वो कम होने लगे। नेक्स्ट आता प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन, जो प्राइमरी स्टेज पर, प्राइमरी लेवल पर जो प्राथमिकताएं थी उनमें बुनियादी रूप से परिवर्तन किया गया था। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो शस्त्रों की रणनीति थी, जो हथियारों की होड़ थी, जो एक दूसरे के विरुद्ध अविश्वास की थी, दोनों राष्ट्र मिलकर के आपस में संवाद करने लगे और उनको जो है मूल रूप से संवाद के द्वारा समाधान करने लगे। नेक्स्ट आता है द्विगुटीय विश्व राजनीति का बहु केंद्रवाद में परिवर्तन। दो गुटों की जगह बहु केंद्र। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो दो गुट थे उसके अंतर्गत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ दो गुट थे और वो प्रमुख रूप से कार्य कर रहे थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जैसे जैसे अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और संघर्षशील समीकरण बनने लगा, त्यों तो नए गुटों का भी उभर कर सामने आए और ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं अनेक मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय होने लगा। उससे भी सोवियत संघ और अमेरिका के अंतर्गत शिथिलता आने लगी। नेक्स्ट आता है गुट निरपेक्षता का जन्म। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जब अपना शीत युद्ध चरम सीमा पर पहुंचने लगा, क्योंकि 1960 के अंतर्गत U-2 विमान कांड हुआ था, उसका चालक पावर्स पकड़ा गया था और 1962 के अंतर्गत ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, यूगोस्लाविया और जो मिस्र, इनको टीटो और नासिर, इन सब ने मिलकर के एक गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किया। उससे भी जो है महाशक्तियों को, सोवियत संघ और अमेरिका को सीख मिलने लगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विश्व के अंतर्गत जो देतांत की राजनीति थी, इन कारणों से भी देतांत के जो प्रमुख तत्व है वो मूल रूप से प्रभावित होने लगे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से देतांत शांत होने लगा। लेकिन इस देतांत का जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, हम लोग देखते हैं देतांत की जो राजनीति प्रारंभ हुई और इसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि देतांत की जो प्रगति थी वो मूल रूप से हम लोग देखते हैं 1979 से 1989, ये 10 वर्ष का कार्यकाल था, वो देतांत का कार्यकाल था। और इस कार्यकाल के अंतर्गत
हम लोग देखते हैं देतांत की राजनीति को, तो मूल रूप से जो हमारे सामने आती है वो आता है नंबर 1, महाशक्तियों के मध्य सहयोग का विकास। नंबर 1 सहयोग, महाशक्तियों के अंतर्गत आपस में सहयोग होने लगा, और वे महाशक्तियां कौन थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच में आपस में सहयोग होने लगा। नंबर 2, तीसरे विश्व युद्ध से मुक्ति, तीसरे विश्व युद्ध से मुक्ति। देतांत के कारण हम लोग देखते हैं कि जो तीसरा विश्व युद्ध था उससे मुक्ति मिलने लगी। नंबर 3, परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के लिए प्रयत्न। नंबर 3, परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण, परमाणु शस्त्रों का नियंत्रण। परमाणु शस्त्र जो बने थे देतांत के कारण, साल्ट फर्स्ट है, साल्ट सेकंड है, स्टार्ट फर्स्ट है, स्टार्ट सेकंड है, ये ऐसी संधियां होने लगी जिसके माध्यम से भी महाशक्तियों के अंतर्गत आपस के अंतर्गत जो है सहयोग बनने लगा। नंबर 4, सभ्य एवं शालीन व्यवहार। सभ्य एवं शालीन व्यवहार यानी कि महाशक्तियों के कारण हम लोग देखते हैं कि विश्व स्तर पर महाशक्तियों में आपस में सभ्य एवं शालीन व्यवहार बनने लगा, और आपस के अंतर्गत महाशक्तियां मिलजुल कर हम लोग देखते हैं कि विश्व स्तर पर जो है आपस में डायलॉग करने लगी, और ताकि किसी भी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हो, और आपस में मिलजुल बैठ करके समस्याओं का निवारण करने लगी। नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा में वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने लगी क्योंकि महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को समझने लगे, उसका सम्मान करने लगे, उस मंच के ऊपर कोई भी विवाद है तो शांति से सुलझाने लगे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच की भी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। नेक्स्ट आता है गुटबंदी में लिप्त राष्ट्रों के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता। जो गुटबंदी में लिप्त थे, गुटबंदी में लिप्त राष्ट्रों को स्वतंत्रता, गुटबंदी के अंतर्गत जो लिप्त राष्ट्र थे उनको भी स्वतंत्रता मिलने लगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं उनको पर्याप्त रूप से, जो अमेरिका से बंधा हुआ है चाहे सोवियत संघ से बंधा हुआ है, उनको स्वतंत्रता का उन्मुक्त वातावरण दिया गया था ताकि सभी राष्ट्र मिलकर, सभी राष्ट्र स्वतंत्र होकर अपनी रीति का निर्माण कर सके। नेक्स्ट आता है विश्व गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के लिए खुला क्षेत्र। जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र थे उनके लिए भी स्वतंत्रता, दरवाजे खोल दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो देतांत की राजनीति है वो मूल रूप से 1979 से 1989 के पश्चात विश्व स्तर पर जो व्यवस्था की गई थी उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्षता देतांत का जो है बराबर महत्व दिया गया था, और उससे शीत युद्ध के अंतर्गत मैं आपको बताऊं शिथिलता भी आने लगी। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है और गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय के क्या कारण है, क्या विकास हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगर अपन अध्ययन करें बच्चों तो हम लोग देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जो अनेक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन हुए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मैं आपको बताऊं नक्शा ही बदल गया। जो पुरातन धरातल पर राजनीति कायम थी वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मानचित्र ही बदल गया, और जो शक्ति संतुलन के आधार पर राजनीति थी वो मैं आपको बताऊं कि विश्व के अंतर्गत दो गुटों के अतिरिक्त एक तीसरे गुट का भी निर्माण हुआ जिसे हम लोग कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन।
शीत युद्ध की राजनीति को सकारात्मक रूप देने के लिए अगर कोई गुट आया तो वो आया था गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अंतर्गत जो नवोदित राष्ट्र है, जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए हैं, उन गुटों से अलग रखने के लिए, यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद से अलग रखने के लिए 1961 के अंतर्गत बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के अंतर्गत गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म होता है। और इस 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में जब आंदोलन का जन्म हुआ तो इसमें मात्र 25 थे और वर्तमान में ये संख्या है वो 120 के करीब पहुंच गई है। यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ से दूर रहने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन के काल को हम लोग देखें तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, इन तीनों लोगों ने मिलकर के एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जो अमेरिका और सोवियत संघ से दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र रीति नीति का निर्माण करें। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अर्थ की बात करें तो बच्चों मैं आपको सीधा तात्पर्य बताता हूं कि गुटों से अलग रहना ही गुट निरपेक्ष आंदोलन है। और गुट निरपेक्षता के बारे में अगर हम लोग जॉर्ज लिस्का का कोटेशन लें तो गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता रहना नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि सही और गलत में, गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि सही और गलत में विभेद करते हुए सदैव सत्य का साथ देना ही गुट निरपेक्षता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि गुट निरपेक्षता मूल रूप से जो है अपने तटस्थ रहने का भाव नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता गुटों से अलग रहने की नीति है। गुट निरपेक्षता के प्रमुख उदय के कारणों को हम लोग देखें, उदय के कारण, तो नंबर 1 आता है शीत युद्ध। देखिए गुट निरपेक्ष का जो उदय हुआ है वो नंबर 1 का कारण है इसका शीत युद्ध। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया था और यह शीत युद्ध परवान पर था और तीसरे विश्व युद्ध के मुंह में भी जो है अग्नि में भी जा सकता था। और एक गुट निरपेक्ष एक ऐसा धारणा थी जिसको महाशक्तियों को युद्ध से रोकने के लिए उसने प्रयास किया। नंबर 2 था राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद की भावना, देखिए राष्ट्रवाद की भावना से तात्पर्य है कि एशिया और अफ्रीका के जो नवोदित राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं उनके अंतर्गत एक लंबे संघर्ष के पश्चात स्वतंत्रता की भावना आई, राष्ट्र के प्रति भावना आई। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वे किसी गुट के साथ जुड़ने के बजाय अपने राष्ट्र पर निर्भर होकर के अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे, न कि अन्य महाशक्तियों को। तो राष्ट्रीय भावना ने भी गुट निरपेक्षता को बल दिया। नंबर 3 उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का विरोध, उपनिवेशवाद से तात्पर्य है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ब्रिटिश साम्राज्य की देन थी और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने यह कहा कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत होना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं बताऊं आपको कि उन्होंने मूल रूप से जो है अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कायम करने के लिए उन्होंने गुटों से अलग रहते हुए उपनिवेशवाद का सदैव विरोध किया। किन्होंने? जो नवीन स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र नवोदित राष्ट्रों ने इसका विरोध किया। नंबर 4 आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, आर्थिक कारकों की अगर अपन बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि जो नवोदित राष्ट्र थे वो अपना पिछड़े हुए राष्ट्र थे, विकासशील राष्ट्र थे, अल्प विकसित राष्ट्र थे और वे अपना त्वरित गति से आर्थिक विकास चाहते थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि गुट निरपेक्ष जो राष्ट्र है वो मूल रूप से अपना आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से मूल रूप से गुटों से अलग रहना चाहते थे। नेक्स्ट आता विश्व शांति की इच्छा। विश्व
शांति की इच्छा। विश्व शांति की इच्छा से तात्पर्य यह है कि प्रथम विश्व युद्ध देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, शीत युद्ध देखा, तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने कहा कि हम अब एक उन्मुक्त वातावरण चाहते हैं, विश्व शांति चाहते हैं, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्होंने मूल रूप से तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व की अगर अपन बात करें तो गुट निरपेक्षता की नीति को जीवित रखने वाला था, वो था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्चस्व था, प्रभाव था, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था थी जिसके माध्यम से स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण पैदा किया जा रहा था। और लास्ट आता है आपका लीडरशिप, नेतृत्व। नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो, ये तीनों ने मिलकर के जो है एक ऐसे गुट निरपेक्ष आंदोलन को गति प्रदान की, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन मूल रूप से नवीन सोपान को प्राप्त करने लगा और नवीन नीतियों का निर्माण करने लगा। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता थी। और लास्ट आता है स्वतंत्र नीति का प्रतिपादन, स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतिपादन। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने एक स्वतंत्र विदेश नीति प्रतिपादन की इच्छा व्यक्त की, जिसके माध्यम से भी बच्चों में आपको बताऊं कि उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। क्योंकि जो नवोदित राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने मूल रूप से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया, और इसके कारण भी जो है मूल रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका बढ़ने लगी। नेक्स्ट आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां क्या थी? 1961 के अंतर्गत बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई, और इसके करीब करीब अभी वर्तमान में मैं आपको बता दूं, जब स्थापना हुई तो इसके 25 जो सदस्य बने थे, और वर्तमान में जो है करीब करीब 120 के करीब सदस्य बन गए थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बदलते परिवेश के अंतर्गत, आज विश्व के अंतर्गत चाहे शीत युद्ध हुआ हो, चाहे खाड़ी युद्ध हुआ हो, चाहे नई उभरती विश्व व्यवस्था हो, इसने अपनी प्रतिष्ठा को कायम किया है। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि अब जब महाशक्ति समाप्त हो गई तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या आवश्यकता, लेकिन मैं आज भी बताऊं कि विकासशील राष्ट्रों के लिए एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से अपनी बातों को वो रख करके विश्व मंच तक अपनी समस्याओं को अवगत करवाते हैं। तो इसमें जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं उसमें नंबर 1 आता है विश्व शांति में सहायक। विश्व शांति में सहायक। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने हमेशा विश्व शांति में सहायता की, क्योंकि इसने कभी भी शीत युद्ध को, गर्म युद्ध को, देतांत को महत्व नहीं दिया और नई तनावों को और संघर्षों को महत्व दिया, बल्कि इसने शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोका है। तो नंबर 1 विश्व शांति में इसने बहुत बड़ी सकारात्मक सोच के साथ में काम किया। नंबर 2 उपनिवेशवाद विरोधी मंच। उपनिवेशवाद विरोधी मंच। उपनिवेशवाद विरोधी मंच। गुट निरपेक्ष एक ऐसा आंदोलन है जिसने उपनिवेशवाद का विरोध किया है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करने वाला अगर कोई संगठन है तो वो मूल रूप से है गुट निरपेक्ष आंदोलन। नंबर 3 रंग भेद का विरोध। रंग भेद का विरोध। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने रंग भेद का विरोध किया है। जो एशिया और अफ्रीका के अंतर्गत
काले और गोरे दो जातियां थी, उनका पूर्ण रूप से विरोध किया और अपनी स्वतंत्र रीति नीति कायम करने का प्रयास किया। नंबर 4, निशस्त्रीकरण की दिशा में पहल, निशस्त्रीकरण की दिशा में पहल की गई थी। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो विश्व हथियारों की होड़ में लगा हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने हथियारों की होड़ को कम किया, आणविक हथियारों को रोका। ऐसी स्थिति में उसकी एक सकारात्मक सोच के आगे बढ़ा। नंबर 1, नेक्स्ट नंबर पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ को के स्वरूप में परिवर्तित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को परिवर्तित करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने जो 1950 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कैरेक्टर बिल्डिंग बनी हुई थी उसके परिवर्तन करने लगा और बहुसंख्यक रूप से जो महासभा है उसके अंतर्गत विकासशील राष्ट्रों की सदस्यता बढ़ने लगी। शांति के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आपके आर्थिक विषमता को अंत करने के लिए एक ऐसे अनेक मंच बनाए गए थे जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्रवाई संचालित होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणित होने से रोकना। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब शीत युद्ध की राजनीति आई तो विश्व को यह कतई देरी नहीं लगी थी कि कभी भी तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन जब 1961 के अंतर्गत एक दूरदर्शी करिश्माई नेतृत्व विश्व मंच पर 3 लोग आए और उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया तो शीत युद्ध शस्त्र युद्ध में परिवर्तन होने से रुक गया था। और उसके अंतर्गत हमारे महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है और ये गुट निरपेक्षता का ही प्रतिपादन है। नेक्स्ट, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। देखिए मैं आपको बताऊं कि 1 मई 1974 को अक्टांड सम्मेलन हुआ था और न्यू इकोनॉमी ऑर्डर की अवधारणा आई थी अक्टांड सम्मेलन के अंतर्गत। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का ही परिणाम है कि उन्होंने विभिन्न जो राष्ट्र है उन्होंने ये घोषणा की कि अक्टांड सम्मेलन के द्वारा जो गरीब राष्ट्र है, जिनका शोषण हो रहा है, जो विकासशील राष्ट्र है, जो दक्षिणी एशिया अफ्रीका के राष्ट्र है, वो 1 मई 1974 के द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति के द्वारा उनका जो है मूल रूप से प्रस्ताव पारित हुआ। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की ही देन है। नेक्स्ट आता है विश्व समाज को उन्मुक्त वातावरण। विश्व समाज को एक ऐसा वातावरण दिया कि हम शांति के द्वारा गुटों से अलग रहकर एक ताजी हवा के झोंकों के अंतर्गत अपनी स्वच्छंद श्वास ले सकते हैं। और ये काम किया तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने किया। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों से दूर रहते हुए गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से जो ग्रसित राष्ट्र थे उनको दूर रख करके एक नया जो है उन्मुक्त वातावरण दिया। और शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के भंवर जाल से राष्ट्रों को जो है स्वतंत्र किया। और नेक्स्ट आता है विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने जो विकासशील राष्ट्र थे, जो दक्षिणी एशिया के राष्ट्र थे, उनमें साउथ साउथ ऑर्डर, दक्षिण दक्षिण संवाद करके आर्थिक सहयोग दिया। इस तरह से हम लोग देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के कार्य और शक्तियों को देखें। भले ही आज विश्व मंच पर सोवियत संघ और अमेरिका, सोवियत संघ कब्र में दफन हो गया है, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। जो बैलेंस थी महाशक्तियां विश्व की, अमेरिका और सोवियत संघ, तो सोवियत संघ का आज विघटन हो गया है। अमेरिका की आज मोनोपोली है। अमेरिका विश्व का सरताज है, अमेरिका विश्व का महानायक है। आज यूनिपोलर वर्ल्ड है। लेकिन फिर भी मैं आपको बच्चों बताता हूं आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है और विकासशील देशों के लिए इसकी उपयोगिता बनी हुई है। थैंक यू।